तो आज हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन माइंडसेट। ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोग के सामने, व्हेन वाज माइंडसेट इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट? माइंडसेट को पार्लियामेंट ने कब इनेक्ट किया था? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 1 जुलाई 1952, ऑप्शन नंबर बी 31 दिसंबर 1953, ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च 1952, ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च 1952। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी 15 मार्च 1952। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रिलेशन टू अ माइन हु एक्ट ऑन बिहाफ ऑफ द ओनर? माइंस के संबंध में इनमें से कौन ओनर के बिहाफ में कार्य करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए मैनेजर, ऑप्शन नंबर बी एजेंट, ऑप्शन नंबर सी मैनेजर एंड एजेंट, ऑप्शन नंबर डी मैनेजर और एजेंट। तो इसका सही आंसर बताइए सब लोग, क्या होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एजेंट। तो ये भी जान लीजिए कि एजेंट जो है वो ओनर के बिहाफ में कौन से कार्य करता है माइंस में। तो वो ओनर के बिहाफ में माइंस का मैनेजमेंट, कंट्रोल, सुपरविजन और डायरेक्शन ऑफ ए माइन का कार्य एजेंट करता है ओनर के बिहाफ में, और ये मैनेजर से सुपीरियर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंस एक्ट 1952 केम इनटू फोर्स ऑन? माइंस एक्ट 1952 कब फोर्स में आया? तो आपके ऑप्शंस हैं, 1 मार्च 1952, ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1952, ऑप्शन नंबर सी 31 जुलाई 1952, ऑप्शन नंबर डी 31 दिसंबर 1953। तो इसका आंसर आप दीजिए, क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1 जुलाई 1952। इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इसी साल एसईसीएल के माइनिंग सरदार के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमिटी मीन्स अ कमिटी फॉर्म्ड अंडर? कमिटी का के बारे में इनमें से किस सेक्शन में बताया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 14, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 15, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 12, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 18। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 12। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं? जल्दी कमेंट करिए और बताइए कि कमेटी में कितने मेंबर्स होते हैं। सो कमेटी में 8 मेंबर्स होते हैं, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डे मीन्स अ पीरियड ऑफ 24 hours beginning at ऑप्शन नंबर ए मिड डे, ऑप्शन नंबर बी मिड नाइट, ऑप्शन नंबर सी एवरी मॉर्निंग, ऑप्शन नंबर डी एवरी इवनिंग। तो दिन का संबंध निम्न में से किससे है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मिडनाइट। ध्यान रखिएगा कि माइंडसेट के हिसाब से जो दिन की शुरुआत है वो प्रतिदिन मध्य रात्रि को 12 बजे के बाद होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एडोलसेंट इज डिफाइंड एज अ पर्सन हु हैज कंप्लीटेड हिज, ऑप्शन नंबर ए 15th ईयर, ऑप्शन नंबर बी 16th ईयर, ऑप्शन नंबर सी 17th ईयर, ऑप्शन नंबर डी 18th ईयर। तो एडोलसेंट इनमें से कौन होता है? इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 15th ईयर।
तो एडोलसेंट जो होता है वो 15 वर्ष से लेकर 18 वर्ष की आयु का जो व्यक्ति होता है उसे हम एडोलसेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज अपॉइंटेड बाय, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को निम्न में से कौन अपॉइंट करता है, कौन नियुक्त करता है? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए चीफ इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर बी रीजनल इंस्पेक्टर, ऑप्शन नंबर सी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन नंबर डी या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। तो जल्दी से आप लोग इसका आंसर दीजिए, क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल गवर्नमेंट। सबसे पहले जवाब आया है शुभम यादव का, बहुत अच्छे। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सेंट्रल गवर्नमेंट। 8, तो अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट अ पर्सन इज नॉट एन एम्प्लॉय ऑफ माइंस। माइंस एक्ट के अनुसार निम्न में से कौन सा व्यक्ति माइंस का एम्प्लॉय नहीं कहा जाएगा? तो आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इंगेज्ड इन एनी माइनिंग ऑपरेशन, ऐसा व्यक्ति जो माइनिंग के किसी कार्य में संलग्न हो, लगा हुआ हो। ऑप्शन नंबर बी रिपेयरिंग एनी मशीनरी यूज्ड इन माइंस, माइंस में उपयोग होने वाली किसी मशीनरी को रिपेयर कर रहा हो। ऑप्शन नंबर सी इन एनी ऑफिस ऑफ द माइन, ऐसा व्यक्ति जो माइंस के ऑफिस में कार्य कर रहा हो। ऑप्शन नंबर डी वॉच एंड वार्ड इन कॉलोनी ऑफ माइंस, ऐसा व्यक्ति जो माइंस के रेजिडेंस एरिया में कार्य कर रहा हो, जहां पर माइनस रहते हैं। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉच एंड वार्ड इन कॉलोनी ऑफ माइंस। इस क्वेश्चन का आप लोग ध्यान रखिए क्योंकि क्वेश्चन इसी साल 2019 में एमसीएल के माइनिंग सरदार के एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान रखिएगा, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हो सकता है कि किसी और एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो इसे आप लोग ध्यान रखिएगा। डेफिनेशन ऑफ माइन इज गिवन इन, माइंस की परिभाषा निम्न में से कौन से सेक्शन में दी गई है? तो आपके ऑप्शंस हैं सेक्शन 2 का आई, सेक्शन 2 का जे, सेक्शन 2 का के या फिर सेक्शन 2 का पी। जल्दी से इसका आंसर दीजिए आप लोग। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2 का जे। शुभम यादव का फिर सही आंसर आया है ऑप्शन नंबर बी, वेरी गुड। चलिए आगे करते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर इज डिफाइंड एज, माइंस एक्ट के अनुसार क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की परिभाषा निम्न में से किस सेक्शन के क्लॉज में दी गई है? आपके ऑप्शन है क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2, ऑप्शन नंबर बी क्लॉज सी ऑफ सेक्शन 2, ऑप्शन नंबर सी क्लॉज के ऑफ सेक्शन 2, ऑप्शन नंबर डी क्लॉज एफ ऑफ सेक्शन 2। जल्दी से आप लोग इसका राइट आंसर बताइए, क्या होगा? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्लॉज एच ऑफ सेक्शन 2। माइंस एक्ट के अनुसार क्वालिफाइड मेडिकल प्रैक्टिशनर की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 के क्लॉज एच में दी गई है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिपोर्टेबल इंजुरी मींस एनी इंजुरी विच इंक्लूड एब्सेंट टाइम फ्रॉम वर्क फॉर ए पीरियड ऑफ, निम्न में से किस इंजुरी को हम रिपोर्टेबल इंजुरी कहेंगे जहां पर कार्य से एब्सेंट होने की समय सीमा इतने से अधिक हो जाए? तो आपके ऑप्शंस हैं 72 घंटे या उससे अधिक, 72 घंटे तक, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी 24 घंटे या उससे अधिक, ऑप्शन नंबर डी 24 घंटे तक। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए, क्या होगा? वेरी गुड शुभम यादव, आपका आंसर एकदम सही है। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 72 आवर्स और मोर। बाकी लोग जवाब नहीं दे रहे हैं, सब कहाँ हैं? कितने लोग हैं? विच इज द, क्वेश्चन नंबर 12 है, which is the principal statute on any subject which has been passed by the legislature। तो यहाँ पर
ये पूछ रहा है सवाल कि निम्न में से कौन सा किसी विधायिका द्वारा बनाने वाला सर्वोच्च कानून है जो कि तैयार किया जाता है किसी विधायिका द्वारा। तो इसमें पूछ रहा है कि संसद ने निम्न में से किसे पास किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एक्ट। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा कि जितने भी रूल्स, रेगुलेशन या फिर बायलॉज हम तैयार करते हैं वो सब माइंस एक्ट के अधीन होते हैं। माइंस एक्ट को भारत की संसद पास करती है और बाकी जो रेगुलेशन, रूल्स और बायलॉज हैं उसे सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार करती है। तो जो भी चीजें इसके बनती हैं वो माइंस एक्ट के अधीन बनती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट एडल्ट मीन्स अ पर्सन ऑफ विच एज। माइंस एक्ट के अनुसार निम्न में से वयस्क की परिभाषा क्या है। तो ऑप्शन नंबर ए है 18 ईयर्स, ऑप्शन नंबर बी 20 ईयर्स, ऑप्शन नंबर सी 23 ईयर्स, ऑप्शन नंबर डी 25 ईयर्स। इसमें पूछ रहा है कि वयस्क को की परिभाषा क्या होती है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 18 ईयर्स। तो ध्यान रखिएगा, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तो उसे हम वयस्क कहते हैं। अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछ लेता हूं कि सक्षम व्यक्ति किसे कहते हैं। रेगुलेशंस के हिसाब से सक्षम व्यक्ति कौन होता है। जल्दी से आप लोग इसका आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 20 ईयर्स। यानी जो भी व्यक्ति 20 वर्ष या उससे अधिक है उसे हम सक्षम व्यक्ति कहते हैं रेगुलेशंस के हिसाब से, कॉम्पिटेंट पर्सन। आशु ने सही आंसर दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। Mines Act will not apply in certain cases is related to which section? Mines Act विभिन्न विषयों पर लागू नहीं होगा, ये निम्न में से किस सेक्शन में दिया गया है। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए सेक्शन 5, ऑप्शन नंबर बी सेक्शन 4, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 3, ऑप्शन नंबर डी सेक्शन 7। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सेक्शन 3। तो इस क्वेश्चन में आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो भी चीजें सेक्शन 3 में दी गई हैं उन पर माइंस एक्ट लागू नहीं होता, सिवाय माइंस एक्ट के 6 सेक्शंस के। कौन से वो सेक्शंस हैं, कोई बता सकता है इस बारे में? कौन से ऐसे सेक्शंस हैं जो कि सेक्शन 3 में है और जिन पर माइंस एक्ट के सेक्शंस लागू होते हैं? बताइए जल्दी से। तो वो सेक्शंस हैं सेक्शन नंबर 7, 8, 9, 40, 45 एंड 46। ये वो ऐसे सेक्शंस हैं जो कि माइंस एक्ट में सेक्शन नंबर 3 पे लागू होते हैं। हाँ, वेरी गुड आशु, 46, 7, 8, 9, 40, 45, 46 ये वो सेक्शंस हैं जो सेक्शन 3 में हैं और जो लागू होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। Any excavation made only for prospecting purposes, its height must not exceed। यदि कोई खनन कार्य केवल प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए बनाया जा रहा है तो उसकी हाइट कितने से अधिक नहीं होगी। तो यहाँ पर आप लोग जल्दी से इसका आंसर बताइए। सबसे पहले आप ये बताइए कि प्रोस्पेक्टिंग का मतलब क्या होता है, कोई बता सकता है इस बारे में, प्रोस्पेक्टिंग मतलब क्या होता है? देखिए, प्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि जब हम माइंस की शुरुआत करते हैं तो जो पहली बार हम ये जानने के प्रयास करते हैं कि माइंस में कितना कोयला है, और उस कोयले का इस्तेमाल हम सेल के लिए नहीं करते, केवल ये जानने के लिए करते हैं कि उसे वहां पर कितने मात्रा में और किस ग्रेड का कोयला है। सही कहा किसी ने, एक्सप्लोरेशन। तो इसके लिए एक्सप्लोरिंग, तो उस केस में हम उस कहते हैं कि उसे हम प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं, जहां पर हम सिर्फ ये जानने का प्रयास करते हैं कि वहां कोयला कितना है और किस ग्रेड का है, मिनरल कितना है। तो यहाँ पर इसकी हाइट होगी 6 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 6 मीटर। वेरी गुड शुभम यादव।
वेरी गुड। किसी ने लिखा है रिसर्च फॉर मिनरल्स इन एरिया, सही कहा आपने। अकॉर्डिंग टू माइंस एक्ट, इफ एनी एक्सकवेशन इज मेड फॉर कोल, माइंस एक्ट के अनुसार यदि कोई एक्सकवेशन कोयले के लिए किया जा रहा है तो उसकी हाइट कितने से अधिक नहीं होगी। देखिए उस क्वेश्चन पूछा था मिनरल्स के बारे में, यहाँ कोल के बारे में पूछ रहा है। तो जल्दी से इसका आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर ए 6 मीटर, ऑप्शन नंबर बी 12 मीटर, ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर, ऑप्शन नंबर डी 20 मीटर। देखिए जवाब आ भी गया कई लोगों का, ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड आशु। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी 15 मीटर। तो इसको आप ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कोल का एक्सकवेशन करते हैं तो उसकी हाइट 15 मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 17। If any excavation is made only for prospecting purpose, how many persons are allowed on any one day in connection with any such excavation? यदि कोई कार्य प्रोस्पेक्टिंग पर्पस के लिए किया जा रहा है तो कितने व्यक्तियों को किसी एक दिन कार्य करने की अनुमति है। ध्यान रखिएगा यदि व्यक्तियों की संख्या जो बताई गई माइंस एक्ट में उससे अधिक हो जाती है तो फिर वहां पर माइंस एक्ट के सारे प्रोविजंस लागू होंगे, इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर ए 20%, ऑप्शन नंबर बी 50%, ऑप्शन नंबर सी 25%, ऑप्शन नंबर डी 10%। आशु का तो आंसर भी आ गया, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। In open cast working, the number of persons employed on any one day does not exceed. ओपन कास्ट वर्किंग में यदि किसी दिन इससे अधिक व्यक्ति नियुक्त हो गए, मतलब हम इससे अधिक व्यक्ति नियुक्त नहीं कर सकते, उसकी समय इतनी, पर्सन की सीमा इतनी ही है। तो आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन नंबर ए 50%, ऑप्शन नंबर बी 100%, ऑप्शन नंबर सी 75%, ऑप्शन नंबर डी 80%। जल्दी से इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 50%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मुझे आप लोग इसका आंसर बताइएगा। According to section 4 of the Mines Act, which of the following is not correct? माइंस एक्ट के सेक्शन 4 के अनुसार निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए है स्पेसिफाइंग द एरिया, ऑप्शन नंबर बी डिफाइनिंग द लोकल टाइम ऑब्जर्व देयरइन, ऑप्शन नंबर सी डिफाइनिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया, permitting such time, option number D, permitting such time to be observed in all or any of the mines situated in area. इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। वेरी गुड। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिफाइनिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया। आप इसके लिए माइंस एक्ट का रेफरेंस ले सकते हैं। बाकी तीन चीजें जो हैं वो माइंस एक्ट में बताई गई हैं, लेकिन जो तीसरा ऑप्शन है डिफाइनिंग द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द स्पेसिफाइड एरिया, ये माइंस एक्ट में नहीं दिया गया है। और ये क्वेश्चन एक मिसलेनियस क्वेश्चन है, तो इसे करते हैं। बताइए फुल फॉर्म ऑफ एटीई इन माइनिंग टर्मिनोलॉजी। माइनिंग के वाक्यांश में एटीई का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है एडवांस टर्बाइन फ्यूल, ऑप्शन नंबर बी एविएशन टर्बाइन फ्यूल, ऑप्शन नंबर सी एवॉइड टॉक्सिक फ्यूल, ऑप्शन नंबर डी एम्यूनेशन फ्यूल। जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर किसी विजय कुमार चौबे ने बताया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये राइट आंसर है।
वेरी गुड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी, एविएशन टरबाइन फ्यूल। चलिए, ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो फिर मुलाकात होगी किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए मिलते हैं।